गुड इवनिंग क्लास 10th बच्चों। आज हम कृतिका का दूसरा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी है, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। तो इस कहानी में इन्होंने जो एक व्यंग्य कहानी है, आज़ादी के बाद में देश की जो व्यवस्था है, जो काम करने का सिस्टम है उस पर, और हमारी जो गुलामी की मानसिकता है उस पर व्यंग्य करते हुए इस कहानी को लिखा है। तो इस तरह से ये कहानी हम पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक। हम सभी जानते हैं नाक जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। तो किस तरह से इस कहानी में इन्होंने इस बात को दिखाया है। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज पार्टी के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इस पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि आज़ादी के ठीक बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। अखबारों में आए दिन उनके दौरे की चर्चा हो रही थी और उनका जो दर्जी था वो परेशान था, क्योंकि उसे अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रानी जो हैं वो इन दौरों पर क्या पहनेंगी, उनके लिए वो क्या पोशाक तैयार करे। फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी, अर्थात मीडिया जो था वो अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ था उनके दौरे को कवर करने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं, अर्थात जो खबर इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी वही खबर अगले दिन हिंदुस्तान के अखबार में छपती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। अर्थात जो मीडिया था वो इस तरह से उनके छोटी सी छोटी बातों को अखबार में छाप रहा था कि आपने देखा होगा कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं या जिनको सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं, उनकी छोटी सी छोटी बात को भी मीडिया इस तरह से कवर करता है, इस तरह से छापता है, इस तरह से दिखाता है मानो उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात कोई और है ही नहीं। उसके कुत्तों की खबरें तक छपती हैं अखबारों में, टीवी पर दिखाई जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में मीडिया की इसी जो सोच है उस पर लेखक ने कमेंट किया हुआ है, लेखक ने व्यंग्य किया है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शानो शौकत के क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अर्थात दिल्ली आने वाली थी तो दिल्ली की तैयारी चलने लगी। सड़कें जो थी वो जो वहाँ पर टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत की जाने लगी, इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। तो हमारा जो सिस्टम है उसका कार्य करने का ये ढंग है कि जब किसी बड़े व्यक्ति का दौरा होने वाला होता है तो आपने देखा होगा रोड साफ़ हो जाएंगे, रोड पे चूने पड़ जाएंगे, नई नई सड़कें भी जो है वो रातों रात बना के तैयार कर दी जाती हैं। वैसे कभी कोई देखने वाला नहीं होता है। ये हमारे जो सिस्टम है उसका ये तरीका है काम करने का ढंग। तो लेखक इस पर भी यहाँ व्यंग करता है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया।
अर्थात किसी को पता भी नहीं चला और दिल्ली का किस तरह से काया पलट हो गया, है ना। सड़कों की सफाई हो गई, टूटी फूटी सड़कें साफ कर दी गई और जो सरकारी इमारतें थीं उनकी भी रंगाई पुताई कर दी गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। क्या थी जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति जो थी वो इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी। तो जैसे लेखक ने इसमें दिया है, इस नाक की बड़ी लंबी दास्तान थी। जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोगों का ये विचार था कि जो गुलामी के प्रतीक जितने भी चिन्ह हैं उनको हटा दिया जाए। लेखक कहता है कि इसके लिए बड़े तहलके मचे थे, अर्थात कुछ लोगों का ये विचार था कि जितनी भी ये गुलामी के प्रतीक हैं, मूर्तियां हैं, उन सबको हटा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग उसके विरोध में हो गए, है ना। तो ये केवल मूर्तियों की बात नहीं थी। जब देश में आज़ादी आई थी, आज़ाद हुआ था, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिनको हटाया जाना चाहिए था, है ना। लेकिन किसी न किसी वजह से राजनीतिक फ़ायदे के लिए या कूटनीति के कारण ऐसा नहीं हुआ। उन्हीं में से ये भी था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वहाँ से नहीं हटाया गया। लेखक कहता है कि कुछ इसके पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या थे, खामोश थे। तो हमारे देश में ये लोगों की एक आदत में शुमार है कि किसी भी बात पर वो खामोश रहते हैं और उनकी राय पता नहीं चल पाती है। इससे क्या होता है, जो सच्चाई होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अगर वो सच के पक्ष में अपना मत रखें तो सच की जीत हो सकती है। इसी तरह से ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। ये पूरा चैप्टर जो है लेखक ने व्यंग के रूप में लिखा है, लेकिन जो वो कहना चाहता है उसे हमें समझना होगा कि पूरे देश में क्या था, आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत से चिन्ह थे जो गुलामी के प्रतीक थे और जिनको आज़ादी के बाद हटाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, अर्थात बड़ी हलचल शुरू हुई देश में कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रानी एलिजाबेथ जो हैं वो देश के दौरे पर आने वाली हैं और जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो गायब है, अर्थात उनकी मूर्ति से नाक गायब है। तो हम रानी को क्या मुँह दिखाएंगे। जो देश की व्यवस्था थी, देश के जो अधिकारी थे, उनमें ये एक सरगर्मी शुरू हुई। देश की खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह अर्थात जो देश के भला चाहने वाले लोग थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए, यानी उनके सामने समस्या रखी गई। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है तो हमारी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी, हमारा सम्मान नहीं रह जाएगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था।
सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब हुक्कामों का अर्थ है सभी अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे उस मीटिंग में, सबने एक दूसरे की तरफ देखा, ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा था, सब एक दूसरे के ऊपर डालना चाह रहे थे कि ये तुम बताओगे कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो इस पैराग्राफ में, इस लाइन में लेखक ने ये व्यंग भी किया है कि हमारी ये आदत होती है कि हम में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, सभी एक दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ गलत होता है तो लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि अगर किसी दो जिलों की सीमा पर अगर कोई अपराध होता है तो दोनों जिलों की जो पुलिस है वो एक दूसरे पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती है, अर्थात कोई भी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात जो पुरातत्व विभाग था उसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो ये पता करके बताएंगे कि ये पत्थर जो था वो कहाँ का था और कहाँ से लाया गया था। पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। क्लर्क ने क्या आंसर दिया आकर, सर मेरी खता माफ़ हो, अर्थात मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो एक इस लाइन में भी लेखक बहुत कुछ कहना चाहता है। बड़े बड़े मुद्दे जो होते हैं वो फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। लेखक कहना चाहता है कि बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो फाइलें बनती हैं, फाइलें चलती रहती हैं और थोड़े दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कहीं किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि क्या हुआ। अनेकों ऐसे जो केस होते हैं उनमें यही होता है। तो इस तरह से यहाँ तक अभी हमने इस वीडियो में इसको पढ़ा है, चैप्टर को। अभी दूसरे वीडियो में आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी। धन्यवाद।